शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर नीलम अवतार सिंह। डॉक्टर नीलम एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उनके पास 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। वह होम्योपैथी समुदाय पत्रिका के संपादक रह चुकी हैं। वह कई धर्मार्थ डिस्पेंसरी चलाती हैं और होम्योपैथी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू नाउ। Ma'am, kindly unmute yourself. Hello. Yes, ma'am, you're audible now. Okay. So, hello everyone. Thank you, doctor. So, डॉक्टर एम के सानी ने ये जो एक डेली वेबिनार्स का जो प्रोसेस किया है, दिस इज हाईली अप्रिशिएबल। बीच में मुझे लगता है कि हिंदी में है, बीच में इंग्लिश में है, दोनों तरह से है। एंड डेली वेबिनार्स चलते हैं, दिस इज रियली वेरी गुड उन लोगों के लिए जो कुछ लर्न करना चाहते हैं। तो आज का ये जो मेरा विषय है वो थोड़ा होम्योपैथी से थोड़ा हटके है। हटके इस तरह से कि अक्सर लोग केसेस की बात करते हैं, हम भी करते हैं। हम केसेस की बात करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, वो बताते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो ये जो टॉपिक है वेमेन के साथ रिलेटेड है कि वेमेन की कौन कौन सी शुरू से लेके एंड तक कितनी स्टेजेस है, कैसे वो स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे उनकी जर्नी प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, मीनोपॉज तक चली जाती है। तो वो सारा कुछ हम आज के लेक्चर में करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर 3 स्टेजेस। पहली स्टेज है प्यूबर्टी की, मेडन, दूसरी मदर की, और तीसरी क्रोन की, वृद्धावस्था की। पहली जब छोटी एज होती है, जैसे प्यूबर्टी है, अभी जो बच्चा है वो बच्चे से उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिन चेंजेस की वजह से वो मैच्योर होता होता कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक बच्चे की बॉडी जो 7-8 साल 9 साल तक बच्चा था, अब वो थोड़ा मैच्योर होने लग गया है। हम सिर्फ वेमेन की बात करेंगे, फीमेल्स की बात करेंगे। तो बहुत तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, उनमें बहुत तरह के इश्यूज भी आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, हार्मोनल होती है, बहुत तरह की चेंजेस आती है। लेकिन ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती। जैसे मेनोपॉज की स्टेज आती है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये स्टेज बहुत स्मूथली धीरे धीरे एक छोटा सा बच्चा ग्रो होता है इन अ यंग वुमन। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हम लेते हैं कि एकदम सडनली हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और प्यूबिक हेयर, एक्सिला हेयर, और हार्मोनल चेंजेस होती हैं, एंड इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस होती हैं बहुत ज्यादा। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चों में सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है खुद के बारे में कि ये क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें सबसे पहली एक्ने की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, जस्ट 11 साल के हल्के हल्के एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं। एक आधा होता है तो कोई बॉदर नहीं करता, लेकिन अगर ज्यादा हो तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल इश्यूज। आजकल क्योंकि प्यूबर्टी थोड़ी अर्ली हो गई, आज से 40 साल पहले प्यूबर्टी 13-14 पे होती थी। जो फर्स्ट पीरियड्स अपीयर होते थे वो 13-14 पे होते थे, लेकिन आजकल 11 साल पे तो कॉमनली होते हैं,
और कभी कम होके 10 साल के, 9 साल के जो बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, उनकी डेवलपमेंट थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो वो जो डेवलपमेंट है, वो जो जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है, तो पीरियड्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। इतनी जल्दी आते हैं कि बच्ची को समझ ही नहीं लगता, उसको पता ही नहीं होता कि ये है क्या। उनके लिए ये बहुत ज्यादा समझना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, जब पीरियड स्टार्ट हुए, उसमें कितनी इरेगुलरिटीज आती हैं। कई बच्चों के पीरियड्स स्टार्ट हुए, अगले महीने नॉर्मली आए, 3 महीने आए ही नहीं, एक बार आए, 6 महीने आए ही नहीं, एमिनोरिया हो जाता है। या हर 15-15 दिन के बाद पीरियड्स आए जा रहे हैं, या ब्लीडिंग एक बार स्टार्ट हुई, इतना लंबा चले गए कि 10 दिन तक पीरियड्स नहीं स्टॉप। तो पहली तो बात ये है कि मान लो पीरियड स्टार्ट हो गए, और कभी अभी छोटी एज है, अभी 13, अभी 11 इयर्स की है, 13 की नहीं, तो मैं सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप वेट कीजिए, क्योंकि अभी हॉर्मोन्स अच्छे ढंग से प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए। और जिन बच्चों में ये 1 साल तक, मैं कहती हूँ कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका ये प्रोसेस चलता रहता है, अगर फिर भी 10-10 दिन के बाद या 15-15 दिन बच्चा अनीमिक हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो वहां पे मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली टेक मेडिसिन। और प्यूबर्टी की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, और स्वेट ग्लैंड्स की, ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी वो ज्यादा तेज हो जाती है। उससे बहुत ज्यादा स्मेल, जो स्वेटिंग की, पर्सपिरेशन की स्मेल होती है, वो भी थोड़ी ऑफेंसिव काइंड ऑफ होती है। और बॉडी में काफी चेंज आती है बच्चों के। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स, अगर मान लो पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ब्लीडिंग चलती है, तो वहां पे हम मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन हम 10 मेडिसिन आज करेंगे होम्योपैथी की, लेकिन पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लें कि ये प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, जिसमें एक 18 साल से लेके 30 इयर्स तक जो छोटी बच्ची थी, अब वो ग्रोन अप हो गई है। और उस एज में चाइल्ड बियरिंग एज कहेंगे इस एज को, कि बच्चे पैदा करने हैं। 18 साल की तो आज के टाइम में एज थोड़ी कम लगती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 18 साल की एज लिखी हुई है कि ये वो एज है जब एक लड़की फुली ग्रोन हो जाती है टू गिव बर्थ टू अ बेबी। उसमें सारे हॉर्मोन्स वगैरह सब कुछ सेट हो जाते हैं, उसकी जो एग क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होती है। सो 18 से लेके 30 तक उसकी फर्टिलिटी, उसकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर 30 से ऊपर जाते हैं तो ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आजकल वैसे तो कोई भी लड़कियां 30 साल तक शादी नहीं करवाती हैं, तो इसीलिए उनमें इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। जो हीरोइंस होती हैं, जो थोड़े रिच पीपल है, उन्होंने तो अगर शादी नहीं करनी तो वो 25 साल की एज में, 24-25 पे अपने जो एग होते हैं उनके, वो फ्रीज करवा लेते हैं, ताकि कल को अगर मान लो शादी 32, 34, 35 पे हुई, तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ना आए। लेकिन एक नॉर्मल फैमिली में ये सब कुछ नहीं चलता। आजकल क्यों ऐसे होने लग गया है कि शादी भी इतनी लेट होने लगी, क्योंकि आजकल बच्चे, गर्ल्स पढ़ने लग गई हैं, ज्यादा वो करियर ओरिएंटेड हो गई है कि पहले मेरा करियर, उसके बाद में शादी, शादी तो हो ही जानी है। लेकिन मुझे लगता होता है कि करियर के साथ साथ आपको अपनी फैमिली के लिए भी सोचना चाहिए। करियर सब कुछ नहीं होता। मान लो आपको 35 की एज तक जॉब नहीं मिलती, तो क्या आप 35 तक शादी नहीं करोगे? आई थिंक दिस इज रॉन्ग।
आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने सेहत के, अपने जो आगे जो आपकी फैमिली लाइफ बननी है उसके 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 उसको पीछे रख के नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली लाइफ। सो मैं मानती हूँ आजकल जॉब्स का, करियर का बहुत है, लेकिन फिर भी ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी गर्ल्स से कि आप एटलीस्ट 25 से लेके 30 के बीच में आपको शादी कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, एग प्रॉब्लम होती है, एग की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो मेन इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं पीसीओडी, पीसीओएस, छोटी उम्र में भी हो सकती है, लेकिन इस एज में ये ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और अगर 20 to 30 की एज में प्रेगनेंसी होती है तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस जो प्रेगनेंसी में आती हैं उनका कोई रिस्क नहीं होता। बड़ी एज में जाके 35 में जाके अक्सर हमने देखा है कि गर्ल्स को डायबिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, थायराइड हो जाता है। ये 3 चीजें तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो शादी की जो एज है, जो एक युवती ने चाइल्ड बियरिंग जो एज है वो 20 से 30 तक होती है, तो आपको उसमें शादी कर लेनी चाहिए। अदरवाइज इस एज में इश्यूज क्या क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो सकती हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, पेल्विक में प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, हाई बीपी, सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर्स अगर लेट होता है, ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल डिजीज। और अगर किसी बात के लिए मान लो उसको जॉब नहीं मिली तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत सारे गर्ल्स जो होती हैं। और बीमार रहना हमेशा, ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए आपको 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल का मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनो। आजकल, सॉरी टू से दिस, बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, बट आजकल गर्ल्स ने घर में काम काज करना सब छोड़ दिया है। सबके घरों में मेड्स हैं, सबके घरों में काम करने के लिए कोई है। तो ना तो पेरेंट्स से इंटरेस्टेड होते हैं कि उनकी गर्ल्स या उनके बच्चे काम करें, ना ही बच्चों में, गर्ल्स में ये इंटरेस्ट होता है। तो ये भी एक थोड़ा गलत ट्रेंड चल रहा है। मुझे लगता है कि हर एक को हर तरह के काम आने चाहिए, हर तरह के काम करने चाहिए। आपको अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी दादी के साथ, सबके साथ बहुत टाइम बिताना चाहिए। और जो वो करते हैं, पहले हमारे टाइम में तो कढ़ाइयाँ, बुनाइयाँ, पता नहीं क्या-क्या होता था। आजकल तो सिर्फ पढ़ाई रह गई, करियर रह गया, जॉब रह गई, बस और कुछ नहीं। खाना बनाना भी मुश्किल बन गया है। सो लाइफस्टाइल चेंज करो और हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी तो तभी होगा ना जब आप लोग खुद बनाओगे। और एक्सरसाइज करनी, मैं कहती हूँ कि ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नॉर्मल रहना तो कम से कम 15-20 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ कि खाना खाने के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। आपको जिस मान लो कल कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए ज़्यादा आपको टाइम निकालना पड़ा, तो टाइम तो निकालोगे ना। आज आप हेल्दी रहने के लिए अगर 15 से 20 मिनट वॉक करते हो, ज़्यादा कोई जिम-जुम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वॉक करते हो, अच्छे ढंग से ब्रिस्क वॉक करते हो, 15-20 मिनट कुछ भी नहीं होते। तो ये आपको निकालना चाहिए। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। और वैसे भी इतना स्ट्रेस का टाइम है, छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस और इस एज में भी स्ट्रेस, लेट शादी होती है, बहुत रिजिडिटी हो जाती है, वुमेन में भी, मेन में भी, तो एक दूसरे के साथ सेटलमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। जब छोटी एज में शादी होती है तो बंदा जल्दी से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है, कोई भी, चाहे वुमेन है चाहे मेन है, तो उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। सो ये हमारी सेकंड स्टेज थी। अब हम थर्ड स्टेज की बात करेंगे। अब वो स्टेज आ गई, बच्चे भी पैदा हो गए। अब उसके बाद मीनोपॉज आ गया, पीरियड्स धीरे धीरे कम
होने स्टार्ट हो गए, बंद हो गए। इसकी एज जो हम कंसिडर करते हैं 40 टू 50 तक करते हैं। लेकिन जैसे आजकल प्यूबर्टी अर्ली हो गई, 10 साल पे होगी, 11 पे होगी, तो बहुत सारे हम लोगों में देखते हैं कि 35 साल के बाद पीरियड्स ही नहीं आए। लोग बहुत ट्राई करते हैं कि कोई ऐसी दवाइयाँ खाई जाएँ जिससे पीरियड्स आ जाएँ, लेकिन बहुत सारे लोगों में अर्ली मेनोपॉज़ शुरू हो गया। मेनोपॉज़ कोई बीमारी नहीं, ये कोई डिसऑर्डर नहीं, ये कोई तकलीफ नहीं है, ये एक फेज़ है ज़िंदगी की। बहुत सारी वुमेन को लगता है कि ओहो! अब हमें मेनोपॉज़ हो गया, अब हमारे पीरियड्स बंद हो गए, अब हमें मोटापा आ जाएगा, अब हमें डिप्रेशन हो जाएगा, अब हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, ये सब कुछ, इतना सब कुछ होता है जब मेनोपॉज़ आता है। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे एक बच्चे से एक गर्ल बनी, प्यूबर्टी हुई, पता ही नहीं चला वो स्टेज कब आई। इसी तरह ये भी ऐसा ही है। इसमें भी कोई पता नहीं लगता कि ये फेज़ अपने आप स्मूथली कैसे चलेगी। लेकिन मैंने बहुत सारे उन लोगों में, खास करके जो वुमेन इकट्ठी रहती हैं, जैसे स्कूल टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, और बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशन जहाँ ज़्यादा औरतें काम करती हैं। तो वहाँ मान लो एक को प्रॉब्लम हो गई मेनोपॉज़ की, ऐसे नहीं कि होती नहीं है, होती हैं प्रॉब्लम्स। मान लो एक को प्रॉब्लम हो गई, तो वो सभी सोचने लग जाते, अच्छा ऐसा हुआ, मुझे भी ये होगा। बट डोंट थिंक लाइक दिस। मेनोपॉज़ इज़ जस्ट अ फेज़, अपने आप स्मूथली निकल जाता है। हाँ, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम होती है, हम उन इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। अगर बहुत कोई प्रॉब्लम होती है, तब आप मेडिसिन आपको ज़रूरत है। इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लो हो जाते हैं, सो बड़ी चेंजेस आती हैं, लाइक हॉट फ्लशेस। ये सबसे बड़ा जो सिम्पटम है मेनोपॉज का, कि एकदम गर्मी लगनी, पसीना आना, बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन, और दिल करना कि सारे कपड़े उतार दो, इतनी ज्यादा गर्मी। और फिर सडनली साथ के साथ ही ठंड लगनी शुरू हो जानी। हॉट फ्लशेस एंड कोल्ड पर्सपिरेशन, नाइट स्वेट्स, रात को बहुत ज्यादा पसीना आ जाना, और इरेगुलर मेंसेस। मेंसेस इरेगुलर इसमें कैसे होते हैं? या तो वो स्मूथली हर महीने आते हैं, और धीरे 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 स्लो डाउन होके कम होते होते खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसी लकी वेमेन बहुत कम होती है। अक्सर क्या होता है कि पीरियड्स बंद होने शुरू हुए, एक बार नहीं आए, 4 महीने के बाद नहीं आए, 4 महीने के बाद आते हैं, और वुमेन डर जाती है, ओहो! वो तो हमारे बंद हो गए थे, अब कैसे स्टार्ट हुए? अरे कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट हुए हैं, अपने आप ये भी बंद हो जाएँगे। उसके लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन में आप दवाई लोगे। मान लो पीरियड्स आपके 15 दिन लगातार चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनीमिया हो गया, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि इतनी ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पे यू शुड गो टू डॉक्टर। वहाँ पे डेफिनिटली दवाई की ज़रूरत है। अगर धीरे-धीरे वो 10 दिन भी आई जा रहे हैं, कई बार ऐसे ही होता है, कंटीन्यूअसली चली जा रही हैं, धीरे-धीरे चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी फॉर दैट, वो अपने आप बंद हो जाएँगे। अगर हम ज़्यादा मेडिसिन्स लेके इंटरप्ट करते हैं, फिर इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, उस ड्राइनेस की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम हो जाती हैं, और आम आके औरतें बोलती हैं कि डॉक्टर साहब सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं रही। हस्बैंड पूछते हैं तो हर बारी ना, हर बारी ना। ऐसे 80% वुमेन में होता है इस स्टेज पे। और मूड स्विंग्स तो जो फर्स्ट स्टेज प्यूबर्टी वाली आई थी, वहां पे भी गर्ल्स को बहुत ज्यादा इरिटेशन होनी, बहुत ज्यादा गुस्से में आना, माँ बाप के साथ अच्छी तरह से नहीं बोलना, वहां पे भी ये स्टेज आई। और यहाँ पर भी उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ढंग से बात नहीं करनी, काम करने को मन ना करना, पड़े रहो, सोए रहो, उठने को दिल नहीं करना, क्योंकि उनके हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, डिक्रीज़ हो रहे होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो ऐसे बहुत सारी ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, जिसमें बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है, और
फैट बॉडी में जमना शुरू हो जाता है। बात तो फिर वही है कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने डाइट को अच्छे ढंग से रेगुलेट करना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है। और कई बार मीनोपॉज में एंजाइटी इश्यूज बहुत होते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी घबराहट होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, ये देखो मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई, इस तरह से बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत डिप्रेशन और घर में लड़ाइयां झगड़े ये भी कारण बनते हैं। नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इन सब की वजह से बोन डेंसिटी भी कई वेमेन में कम हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सो ऐसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इन लोगों में देखने को मिलती है। सो अभी हमने 3 स्टेजेस की बात की। वो 3 स्टेजेस जो पहले एक बच्चे से एक युवती बनती है, फिर वो चाइल्ड बेयरिंग एज में आती है और फिर वो मेनोपॉज में जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं और देते हैं इन स्टेजेस में। पहली बात, कोई भी ऐसी हम लोग स्पेसिफिक मेडिसिन एज़ सच यूज़ नहीं करते कि ये प्यूबर्टी की मेडिसिन है, प्यूबर्टी के टाइम पर ही देनी है, ये मेनोपॉज़ पे ही देनी है। एक एक आधी 1-2 मेडिसिन्स होंगी, लेकिन इन जनरल हम बॉडी की टोटल कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे, उसकी टोटलिटी लेंगे, उसका मेंटल सेटअप लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन देंगे। सो जैसे हम फर्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, दिस इज पल्साटिला। कि पल्साटिला किन लोगों में हम यूज करते हैं। अक्सर पल्साटिला के पेशेंट्स को देखा गया कि बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत ही यील्डिंग होते हैं, दूसरे की बात मान लेते हैं झट से और हर मेडिसिन अपने कुछ कैरेक्टर्स रखती है। तो पल्साटिला में लोनलीनेस का फैक्टर बहुत होता है, उसको लगता है डिल्यूजन, अलोन शी इज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में वो अकेली है। एंड डिल्यूजन निग्लेक्टेड शी इज, कि उसको तो घर वाले कोई पूछते ही नहीं है, वो इग्नोर्ड हो रही, उसको नजरअंदाज करते हैं, कोई पूछता ही नहीं है कि ये घर में इसकी कोई हैसियत है भी। फोरसेकन फीलिंग कि कोई मेरा नहीं है और सारा दिन रोते रहना, रोने वाली, और कोई हाल पूछता है बहुत अच्छा लगता है कि वो, क्योंकि कॉन्सोलेशन है, मेरे रेट है इसमें। अदरवाइज बहुत केयर्स करने वाली। इसमें एक फैक्टर बहुत है, डिल्यूजन निग्लेक्टेड शी इज, कि मुझे कोई पूछता नहीं है और इसी कारण से वो बहुत माइल्ड होकर, बहुत नर्म स्वभाव से उनके साथ डील करती है कि ये लोग तो पहले ही कुछ नहीं मेरा पूछते मेरे बारे में, और मान लो मैंने कहीं 2-4 चीजें मांग ली या मैंने 2-4 बार बच्चों को डांट दिया, फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगी। ये पल्साटिला का बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, डिल्यूजन, निग्लेक्टेड शी इज एंड फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड, कि आज भी निग्लेक्ट करते हैं। और अगर मैं माइल्ड होकर मैंने इनकी बात नहीं मानी, नहीं सुनी, तो ये तो और भी मुझे निग्लेक्ट करेंगे। इसीलिए झट रो पड़ना, झट हंस पड़ना, और इसको लगता है कि जैसे वो ये कमरा बैलून है गर्म हवा का। बहुत ज्यादा इस तरह के सिम्टम्स है कि वो एक हॉट बैलून में है और उसको बाहर की खुली हवा वो चाहिए और वो बहुत अच्छी लगती है। एंड अगर हम ये समझें कि पल्साटिला बहुत ही अच्छा होता है, तो इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये ग्रीडी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत लालची। शी वॉन्ट्स ऑल फॉर हर सेल्फ, कि खुद के लिए, उसके लिए, शी वॉन्ट्स ऑल फॉर हर सेल्फ, मुझे ही दे दो, सब कुछ मुझे ही मिल जाए। हर मेडिसिन में कुछ अच्छे कुछ बुरे सब तरह के पॉइंट्स होते हैं। तो मैं जब भी मेडिसिन को एक्सप्लेन करती हूँ, मेरी बहुत सारी 650 वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बस डॉक्टर नीलम अवतार सिंह लिखो और देखो, डिप्रेशन की, अस्थमा की, ग्लूटेन एलर्जी की, वोकल कॉर्ड्स की, पता नहीं कितनी कितनी वीडियोस हैं।
लास्ट टाइम मैंने 100 डेज 100 केसेस की मेरी सीरीज चली थी और इतनी सक्सेसफुल सीरीज थी कि बहुत सारे लोगों को उनमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। आजकल भी मेरी एक सीरीज चल रही है 100 डेज 100 मेडिसिन। वो मैं हफ्ते में एक मेडिसिन पोस्ट करती हूँ और मैं जो पहली सीरीज थी 100 डेज 100 केसेस उसका मैं सेकंड पार्ट जस्ट एक आधे दिन में ही स्टार्ट करने वाली। सो ये बात हो गई पल्साटिला की कि वो किस तरह का बहुत नरम स्वभाव का, इधर को भी हो गया उधर को भी हो गया। जैसे ये बहुत प्लांट डेलिकेट होता है उसी तरह ये पेशेंट भी बहुत डेलिकेट होता है। अब बात सेकंड मेडिसिन की करते हैं। सेकंड मेडिसिन आती है वेमेन के साथ रिलेटेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अकेली वेमेन को ही देनी है। हम सीपीए बहुत बार मेल्स में भी यूज करते हैं। तो आज क्योंकि हम फीमेल्स के टॉपिक को लेकर बैठे हैं तो आज हम फीमेल्स की ही बात करेंगे। अगर हम सीपिया की बात करते हैं कि सीपिया एक ऐसी मेडिसिन है जो जैसे पल्साटिला में डिल्यूजन एलोन का फैक्टर है तो सीपीए में डिल्यूजन पुअर का फैक्टर है। उसको लगता है आई एम वेरी पुअर। पुअर मीन्स पुअर का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो हर तरफ से पुअर है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड सोशल, हर तरफ से शी इज पुअर और टोटली इनडिफरेंट टू फैमिली। उसका कोई काम करने को मन नहीं करता, बिजनेस है वो टू। ये मीनोपॉज वाली स्टेज में हम इसको इजीली देख सकते हैं। एंजाइटी और बिजनेस है वो टू, एंजाइटी इन द मॉर्निंग, कंफ्यूजन इन द मॉर्निंग, बैड डिजायर टू इन द मॉर्निंग, बस दिल करता सुबह पड़ी रहूं उठो ना। सो हम मीनोपॉज के बहुत सारे प्रॉब्लम कोई भी हो, ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं, मेंटल पिक्चर अगर पेशेंट की मिलती है तो हम वो मेडिसिन दे सकते हैं। और सीपिया जब भी कभी काम करती है वो अपने मन से नहीं करती। उसको लगता है कि उसको जबरदस्ती करना पड़ता है, undertake things opposed to his intentions या her intentions, कि दिल नहीं करता कि काम करूं फिर भी करना होता है, अंडरटेक्स करती है। इसमें सिर्फ दो मेडिसिन हैं, फॉस्फोरस एंड सीपिया, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। Phosphorus stands for communication, for friends, मिलना जुलना, पूरी पार्टी की शान फॉस्फोरस। और सीपिया बिल्कुल उसके ऑपोजिट, पुअर। फॉस्फोरस कंटेंट, हैप्पी, हर एक के साथ बातें करनी, घुल मिल जाना, कम्युनिकेट करना, लाइवली, बहुत ज्यादा घूमना फिरना। लेकिन सीपिया बिल्कुल पुअर, कोई घूमना फिरना नहीं, बल्कि एंजाइटी होती है, बल्कि टेंशन होती है, कंफ्यूजन होती है। और ना सुबह उठने को दिल करता है ना कभी काम करने को दिल करता है, लेकिन फिर भी अगर करती है तो सिर्फ जबरदस्ती। अनफॉर्चुनेट फील्स, हमेशा यही लगता है कि आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है। और इसमें दो सिम्टम्स हैं, डिस्पेयर, एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल, कि मेरी तो जो एग्जिस्टेंस है, मेरी जो होंद है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो दैट इज टू मिजरेबल, बहुत बुरी हालत है। जब भी कोई पेशेंट आपको बोले कि डॉक्टर साहब बहुत बुरी हालत है, ना मेरे घर में सुख है, ना कोई पैसे हैं, ना मेरे साथ कोई ढंग से बात करता है, इमोशनली हर तरफ से ये टूटी हुई है और मिजरेबल के कारण डिस्पेयर में जाती, निराशा में जाती है, एंड सुसाइडल, सुसाइडल डिस्पेयर अबाउट हर मिजरेबल एग्जिस्टेंस। दो सिम्टम्स है जिसमें सिंगुलर सीपिया है और बहुत ज्यादा हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। अगर हम इन दोनों मेडिसिन की बात करते हैं कि पल्साटिला एंड सीपिया,
अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं कि जिसमें जो अकेला भी है और जो पुअर भी है, तो हमारे पास एक तीसरी मेडिसिन आती है, दैट इज बेम्बूसा। ये एक रेयर मेडिसिन है, न्यू मेडिसिन है। मेरी सब पे वीडियोस बनी हुई है, पल्साटेला पे बनी हुई है, सीपिया पे बनी हुई है, बेम्बूसा पे बनी हुई है। और आप बेम्बूसा की वीडियो जरूर देखिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो भी पेशेंट आपके पास आके बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा, मैंने अपनी जिंदगी में इतने काम किए, इतना ज्यादा मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, निभाते निभाते आज मेरी ये हालत हो गई है, हैंडल थिंग्स एनी मोर कैन नॉट, कि आज मैं बिल्कुल भी चीजें कर नहीं सकती। जो चीजें मैं पहले बड़े आराम से करती थी, अब मेरे से नहीं होती। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कुछ और है। अब मुझे सपोर्ट की जरूरत है, मुझे अपने हस्बैंड की, मुझे अपने बच्चे की, अपने सन की, उसकी सपोर्ट की जरूरत है। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सारी जिंदगी लगा दी, आज मैं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट चेंज इन माई लाइफ, आई एम वेरी मिजरेबल। मुझे, शी इज डिसीव्ड, शी इज अलोन, शी इज पुअर, और आज वो अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहती है, एंड शी वांट्स सपोर्ट। अलोन है, पुअर है, डिसीव्ड है। सो इस तरह से आप बेम्बूजा की, उसमें मैंने केसेस भी डाले, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि ये लोग सफरिंग से, पेन से, तकलीफ से, दर्द से डरते बहुत हैं। फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ सफरिंग, अस्पताल जाने से डरते हैं। ये जो मैं आज बता रही हूँ, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन मेडिसिन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इनके किंग पिन्स है कुछ। तो कैलकेरिया कार्ब वाला कभी भी अस्पताल नहीं जाएगा, कभी डेंटिस्ट को दांत दिखाने नहीं जाएगा, यहाँ तक के वो अस्पताल किसी को मिलने भी नहीं जाएगा। मान लो किसी ने, कोई किसी के रिश्तेदार बीमार हो गए, तो कैलकेरिया कार्ब वाला कहेगा कि मेरे से मैंने नहीं अस्पताल जाना। अरे भाई क्यों नहीं जाना? हमारे लिए क्यों जानना आने का बहुत जरूरी होता है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इसे इन्फेक्शन का डर रहता है कि वहां जाऊंगी, वही वही पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, कैसी कैसी इन्फेक्शन हो जाएगी। ये वो लोग होते हैं जब हाथ भी मिलाते हैं ना, तो हाथ भी छोड़ते हैं कि ना ही मिलाए। नो, क्योंकि हाथ मिलाने से भी इनको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसका दूसरा फैक्टर, जब ये आपके पास आएगा, आपको ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब वैसे तो इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कोई भी हो गई, मान लो अर्थराइटिस हो गया, कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप कैंसर को तो रखो पीछे, या अर्थराइटिस को तो रखो पीछे, वो तो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप मेरी ये तकलीफ ठीक करो, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होता, कि मेरा ये पेन जो है ना, बस पेन मेरी ठीक करो, इस तरह से आएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा और रूब्रिक है, ही कैन नॉट सी एनी क्रूएलिटी, के एंग्विश, एक दर्द, एक पीड़ा, हॉरिबल थिंग्स आफ्टर हियरिंग, एंग्जाइटी, क्रूएलिटीज आफ्टर हियरिंग, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज affect her profoundly, sensitive cruelties when hearing of cruelty, children cannot bear to see cruelty in cinema, यहां तक कि ये बिल्कुल भी थोड़ी सी भी इस तरह की चीज पिक्चर में भी, फोटो में भी, सिनेमा में भी नहीं देख सकते, इतने ज्यादा ये सेंसिटिव। और अदरवाइज बहुत लाइट डिजायर वाले, के नेट पे सर्च करने वाले सबसे ज्यादा कैलकेरिया कार्ब होते हैं, और फिर डर जाते हैं, ओ ये तो कैंसर तक बात पहुंच गई। इसमें स्लोनेस बहुत होती है,
कैलकेरिया कार्प कभी भी 2 कैलकुलेशंस, 2 चीजें एक टाइम पे, 2 काम एक टाइम पे नहीं कर सकता। कैलकेरिया कार्प हमेशा स्लो रहता है, बहुत धीरे-धीरे करता है, 1 बाय 1 करता है, लेकिन ये नहीं है कि वो फ्री बैठ जाएगा, वो फ्री नहीं बैठता, आइडल नहीं बैठता है। इरिटेबल, आइडल वाइल एंड सैडनेस, आइडल वाइल, इनमें भी मुझे लगता है कि ये सिंगुलर है। ये एक ऐसा पेशेंट है कि जो धीरे 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 करता ही रहेगा कुछ ना कुछ, फ्री नहीं बैठ सकता। सो ईगोटिज्म बहुत होता है, एंग्जाइटी फ्यूचर होती है, एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल होती है कि चाहे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट ठीक निकला, फिर भी डॉक्टर के पास आ जाएगा, फिर भी एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, मेनिया टू रीड मेडिकल बुक्स, सिर्फ 5 मेडिसिन है इसमें। तो इसको होता है कि देखूं कि मैगजीन में क्या लिखा है या अखबार में मेडिकल के साथ रिलेटेड, बीमारी के साथ रिलेटेड, तो ये पागलों की तरह उन चीजों को सर्च करता है, उन चीजों को देखता है। तो ये बात हो गई कैलकेरिया कार्प की। अब हम बात करते हैं कॉकुलस की। कॉकुलस एक बहुत ही सुंदर मेडिसिन है, जो पता नहीं अगर हम हर रोज 30, 40, 50 पेशेंट देखते हैं तो 5-7 में तो ये यूज होती है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट्स होते हैं, जो मेनोपॉज में भी वो ऐसी स्टेज में लोग पहुंच जाते हैं कि चलो छोड़ो रहने दो, ऐसी लड़ाई का क्या फायदा, छोड़ो रहने दो। इस तरह के ये लोग बन जाते हैं कि नहीं अभी, अरे नहीं नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया, बच्चे ने बोल दिया तो चल कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन ये हमेशा कंटेंट होते हैं हैप्पीली। ये एक कॉकुलस ऐसी मेडिसिन है जिसका किंग पिन डॉक्टर एम एल सैगल जी ने खुद बनाया है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स। घर में जैसे भी हालात है उनको वो रिकॉग्नाइज करता है, उनको उनके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज करता है और एक्सेप्ट कर लेता है। मान लो इसका सिर दर्द हो रहा है और बच्चों ने खूब ऊंची टीवी लगाया है, तो ये क्या करेगा, ब्रायन ये वाला चीखे मारेगा कि बंद करो, ये क्यों लगाया हुआ है। जसीमियम वाला बोलेगा कि बंद करो, लेकिन कॉकुलस वाले बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों ने तो लगाना है, टीवी टूवी लगाना है, मैं ही उधर जाके बैठ जाती हूँ, मैं ही यहाँ से उठ के चली जाती हूँ। ये इस तरह के लोग होते हैं। हर रोज हम 5-7 ऐसे लोगों को मिलते ही मिलते एंड हैप्पीली, कंटेंटेडली, इस तरह से इनको दूसरों की चिंता बहुत होती है, ये गुड नर्स माने जाते हैं कि दूसरों की केयर करनी, दूसरों की चिंता करनी और खुद की खुद को इग्नोर करना, इग्नोर इतना करना कि दूसरे की सेवा करते करते खुद बीमार हो जाना, इस तरह का कॉकुलस होता है। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना और रात रात भर जागकर दूसरों की सेहत का ध्यान रख रख के ये लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मान सम्मान अपने मन में रखने वाले, इस तरह से ये कॉकुलस वाले होते हैं। और कंटेंट हैप्पी, वैसे तो आज बात बड़ों की चल रही है, लेकिन ये हम बच्चों में बुखार के केसेस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कॉकुलस। एक बच्चा होता है कि बुखार चढ़ा, खिली जा रहा है, ये प्लेफुल बहुत होते हैं बच्चे जो कॉकुलस के होते हैं, खिली जा रहा है और थोड़ी देर के बाद जब 100 बुखार हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, खिली जा रहा है। जब 103 हुआ तब वो क्या करेगा, वो जाके अंदर कमरे में लेट जाएगा और माँ देखती है कि अभी तो ये खेल रहा था, अभी जब देखा माथे पे हाथ लगा के ओहो तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तो उसने दवाई दी, कुछ भी दिया, क्रोसिन दी, कुछ भी, तो जैसे ही 15-20 मिनट में बुखार उतरा, फिर से ये पेशेंट खेलना शुरू कर देगा। कोई मम्मी को बार-बार आवाज नहीं लगाता कि मम्मी मेरे पास बैठो, आके बैठो, नो। अपना ठीक हुआ, थोड़ा-सा बुखार 101 तक आया, फिर से खेलना शुरू। इस तरह के कॉकुलस के बच्चे होते हैं। अब हम बात करते हैं जर्सीमियम की। जर्सीमियम वाले कैसे होते हैं? जर्सीमियम में
पेशेंट का दिल करता है कि कुछ करूं, हिलूं, उठूं या उठ के रोटी बनाऊं, उठ के वेमेन में खास करके उठ के रोटी बनाऊं, कोई काम करूं, सफाई भी नहीं की, ये भी नहीं की, और दिल करता है करूं, अब उठ जाऊं, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता, उसकी बॉडी साथ नहीं देती। विल मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न्ड अवे, कि उसका जो उसकी विल है कि वो काम करे, लेकिन मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ कंट्रोल की कमी, कि मैं तो बस गिर जाऊंगी, फियर ऑफ फॉलिंग, क्योंकि इसके मसल्स, इसकी बॉडी साथ नहीं देती। बहुत सारे इसीलिए पैरालिसिस के केसेस में ये यूज होती है। और किस तरह की होती है? क्वाइट वांट्स टू बी, डिस्टर्ब एवर्स टू बी, स्पोकन एवर्स टू, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू व्हेन, कि बस सारे जने चुप कर जाओ, मेरे साथ कोई बात मत करो, चुप, मुझे बुलाओ मत, आई डोंट वांट टू टॉक, क्वाइट वांट्स टू बी, मुझे कोई तंग ना करो, बुलाओ मत। और एक बच्चा कैसे करेगा? अगर मान लो प्यूबर्टी वाली स्टेज में वो लड़की है, तो वो क्या कैसे करेगी? उसको बुखार चढ़ गया तो वो बार बार अपनी मम्मी को आवाज लगे कि मम्मा प्लीज आके मेरे पास बैठो। कॉकुलस वाला कभी अपनी माँ को नहीं बुलाएगा, लेकिन जर्सीमियम वाला अपनी माँ को उठने नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्लिंगिंग है। डिस्टर्ब माँ गोदी में लेके बस बैठी रहे, ये नहीं कि उसको हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब है, was to being है, क्वाइट wants to है, बट चुप करके मम्मा ऐसे गोदी में लेके मुझे बैठी है। इस तरह वो प्यूबर्टी वाली स्टेज वाली जो गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। हेल्ड wants to be, कि मुझे पकड़ी रखो, उनके पास बैठे रहे, इस तरह से। कॉकुलस वाला बिल्कुल ऐसा नहीं, उसको कोई नहीं चाहिए, वो कहता मम्मा आपने काम करना है, आप अपना काम करो, मैं लेटा हूं, मैं अपने आप बस ठीक हूं। एक सट्रामोनियम है, उसमें भी बहुत ज्यादा क्लिंगिंग होती है, लेकिन उसमें कोई भी क्वाइट वांट्स टू नहीं है, कोई डिस्टर्ब एवर्स टू नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। लेकिन यहाँ पे जलसीमिया में बहुत ज्यादा होता है कि मुझे तंग मत करो। ब्राइनिया में भी ऐसे होता है, इसमें लाइट डिजायर होती है, ब्राइनिया में भी डिस्टर्ब एवर्स होता है, बुलाओ मत, तंग मत करो, क्वाइट वांट्स टू होता है, लेकिन डार्क डिजायर होता है कि अंधेरा चाहिए, ब्राइनिया को अंधेरा चाहिए, जर्सीमियम को लाइट चाहिए। फियर अपीयरिंग इन पब्लिक, लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, तो लोगों से मिलना डुलना इसको अच्छा नहीं लगता। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन करते हैं लैकेसिस। लैकेसिस, जितनी भी विमेन होती हैं लैकेसिस वाली, वैसे तो स्पेसिफिकली अगर हम हॉट फ्लशेस की बात करते हैं, तो हॉट फ्लशेस में जो सबसे पहले मेडिसिन आती है, जिसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है, वो एज मीनोपॉज की होती है, तो हॉट फ्लशेस में सबसे पहला जो मेडिसिन दिमाग में आती है दैट इज लैकेसिस। और मैंने अपने 40 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जो 80% वेमेन को जो ठीक करती है जस्ट विद वन डोज, वो लैकेसिस है। लैकेसिस वाले लोग बहुत चुस्त होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, इन जनरल हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा तेज, बहुत बातें करने वाले, बातूनी, बहुत अभी ये बोल रहे हैं फिर दूसरा बोल रहे हैं, लिमेंटिंग अबाउट देयर कंडीशन, अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा बोलना, वो इस तरह के होते हैं और टिक के नहीं बैठ सकते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना करते रहना। बच्चों में भी ऐसे ही है, बच्चे भी टिकते नहीं है। और नेक्स्ट मेडिसिन, अगर हम लास्ट 2 मेडिसिन की बात करें, तो वो नेट्रम्योर एंड इग्नेशिया आ जाती है, जो वेमेन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अगर हम नेट्रम्योर की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो यंग एज में है, जिनको हम जो हमारी सेकंड फेज है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लव विद रॉन्ग पर्सन होता है, लव विद मैरिड मैन होता है, आउट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, लव विद रॉन्ग पर्सन,
तो बहुत बार होता है कि घर वाले मानते नहीं है, उनको लगता है कि जिसके साथ इसने शादी करनी है ही इज नॉट अ गुड पर्सन, या शादी हुए हुए भी किसी और के साथ, जिसके साथ प्यार हुआ वो मैरिड मैन है, कोच मैन है, ये सिंगुलर सिंगुलर नेट्रम्योर में है। और ailments from love disappointed, ailments from disappointment, अगर वो पुरानी डिसअपॉइंटमेंट है तो नेट्रम्योर है, अगर नई वाली है तो उसमें इग्निशिया आती है। अदरवाइज बहुत ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल एंड होपफुल। और ये ड्वेल्स बहुत करता है अपने पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग्स के ऊपर, कि पुराने टाइम की तब ऐसे हुआ था, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था। और अक्सर इनकी प्रॉब्लम डेथ से स्टार्ट होती है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ समवन। कोई भी लव्ड वन होता है, कोई किसी को, कोई इनका चहेता होता है जिसको ये बहुत प्यार करते हैं, उसकी डेथ के बाद इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और कभी भी नेट्रम्योर को पिटी करना, कि उसके ऊपर तरस खाना, उसको कंसोल करना, उसके साथ हमदर्दी करना, इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता। बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसके साथ कोई हमदर्दी करे। और गुस्सा भी चढ़ गया तो भी इसने बोलना बंद कर देना कि बस मुझे मत बुलाओ, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। एंगर, टॉक इन डिस्पोज, जैसे पल्सटेला है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। पल्सटेला वाले को होता है कि कोई पूछो तो पूछे तो सही, क्योंकि इसमें नेग्लेक्ट का फैक्टर बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें नो, मुझे मुझे मेरे ऊपर पिटी मत करो, मेरे ऊपर तरस मत खाओ, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। एंगर कंसोल्ड व्हेन, रेज कंसोल्ड व्हेन, जब उसके साथ हमदर्दी की जाती, सहानुभूति की जाती है तब। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड। और इसमें एक फ्यूचर वाला बहुत फैक्टर है, एब्जॉर्ब एज टू व्हाट टू बिकम ऑफ हिम, सिंगुलर है इसमें, एब्जॉर्ब के अंडर, कि मेरा होगा क्या, व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम इन फ्यूचर, कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, इस तरह से। एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, ब्लसफेमी, कर्सिंग, म्यूजिक एमिलरेट, इसको म्यूजिक अच्छा लगता है। और एक्सक्लूसिव टू, इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी, दैट इज इग्नेशिया। दिस इज आवर 10th मेडिसिन, दिस इज आवर लास्ट मेडिसिन। बीच में फोन आ रहा है, इस वजह से थोड़ा अपसेट हुआ। आज की हमारी जो लास्ट मेडिसिन, 10th मेडिसिन हम करने जा रहे हैं, जो वेमेन में बहुत बार इस्तेमाल होती है, तो दिस इज इग्नेशिया। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इग्नेशिया एंड नेट्रम्यूर को बहुत क्लोज समझते हैं, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों मेडिसिन टोटली डिफरेंट है। हाँ, दोनों में ग्रीफ है, दोनों में कॉन्सोलेशन नहीं चाहिए, लेकिन जो इग्नेशिया है वो जस्टिस के लिए लड़ता है, नेट्रम्यूर में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है। ऑडेसिटी, बहुत दलेरी वाला बंदा, करेजियस, डिफाइंट, वो लोग जो अथॉरिटी के साथ पंगा लेते हैं, इस तरह का बहादुर, दिलेर, अपनी परवाह किए बिना, ऑडेसिटी, क्वालसम, लड़ाका, दोनों तरह के। एक तो इतना ज्यादा माइल्ड, अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकता, कॉवर्डाइज। और दूसरा ये वाला रूप के ऑडेसिटी बहुत है, करेजियस, हौसले वाला, बहुत लड़ाका, और किसी के साथ जस्टिस, इनजस्टिस हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ना खुद के साथ ना किसी दूसरे के साथ। हम बहुत बार लोगों से पूछते हैं कि मान लो किसी के साथ जस्टिस नहीं हो रहा, आपको लगता है कि उसके साथ धक्का हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो क्या करोगे? तो कुछ लोग तो कहते नहीं डॉक्टर साहब, क्या आजकल क्या किसी के बीच में लड़ाई में पड़ना। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर साहब, मेरे ऑफिस में पिछले महीने ये हुआ था, तो मैं आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने पंगा लिया था, हमारे हेड थे, बॉस थे, मैंने तो बोल दिया था उनको
या मेरे तो प्रिंसिपल थे, मैंने तो कह दिया था उनको। तो ये इग्नेशिया होता है। और भी है, और भी कुछ लोग हैं जो कह सकते हैं। तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में 22 मेडिसिन जो ओरिजिनल है, उनमें से ये एक है। और प्रोटेस्टिंग है, लिटिजियस है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो तो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट है। अदरवाइज कंपनी एवर्स टू, रिजर्व, इंट्रोवर्टेड, हाई डिजायर, सीक्रेटिव, इस तरह के होते हैं। वैसे तो ये मेडिसिन भी, सारी मेडिसिन बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन है, लेकिन क्योंकि टाइम को देखना होता है, तो इसको रोना नहीं आता बिल्कुल भी। वीपिंग कैन नॉट दो सैड, बिल्कुल नहीं रो सकता। और हमेशा इसको ये लगता है, ये जिसको भी, लेटर देवर ने तो प्यार किया था एक आउट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक मैरिड मैन से, एक रॉन्ग मैन से। लेकिन इग्नेशिया ने जिसको भी प्यार किया, उसके लिए इसने जिंद जान अपनी लगा दी। एक ही पर्सन को प्यार करेगा और एक ही पर्सन पे सारी जिंदगी लगा देगा। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई, उनको साइनस की प्रॉब्लम थी। बात करते करते उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी तो डिप्रेशन की दवाइयां चलती है ना, कि क्यों, किस चीज का डिप्रेशन? तो कहते कि ऐसे 4 साल पहले मेरी एक एनआरआई लड़का आया था, उसके साथ मेरी शादी हो गई। और वो 2 महीने यहाँ पे रहे, खूब हंसे, लड़ाइयां भी हुई, हंसे खेले। पर जिस दिन वो चला गया, वो जब जा रहा था, तो जाते जाते मुझे कह गया कि हमारा रिश्ता अब आगे नहीं चलेगा, मेरी वेट मत करना, और आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म है, क्योंकि हम लोग लड़ते बहुत हैं। कितनी मैंने कहा कि लड़ाइयाँ तो सबकी होती हैं, इतनी भी बड़ी क्या बात हो गई कि लड़ाइयाँ होती हैं? तो वो 4 साल से उस बंदे ने, एनआरआई ने, उसको कोई लेटर नहीं लिखी, कोई फ़ोन नहीं किया, एंड शी केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम। उसकी वेट करी जा रही है, वेट करी जा रही है। तो मैंने और सिम्पटम्स लेके उसको, कि मैं तो बर्बाद ही हो गई। 4 साल निकल गए, 30 इयर्स में शादी हुई थी, 34 इयर्स की हो गई। तो मैंने उसको इग्नेशिया दी थी। और इग्नेशिया लेने से फर्स्ट टाइम उसने बोला कि मैं स्लीपिंग पिल्स इतनी लेती थी, इस हफ्ते में एक भी स्लीपिंग पिल नहीं। सो इस तरह हर मेडिसिन के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं। और यहाँ पे तीनों फेजेस, जो प्यूबर्टी की फेज है, चाइल्ड बेयरिंग एज है, और मेनोपॉज की, हमने पूरी डिटेल में उनके बारे में बात की कि ये किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे हम, क्योंकि हम स्पेसिफिक मेडिसिन बहुत रेयर यूज करते हैं, जैसे लैकेसिस की है, बहुत कम यूज करते हैं। हम पर्सनैलिटी बेस्ड मेडिसिन करते हैं कि किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी किस मेडिसिन को सूट करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो अभी मैंने एक बात और बतानी है कि डॉक्टर साहब ने पहले जब मेरी इंट्रोडक्शन दी, तो उन्होंने बोला कि शी इज रिटन 2 बुक्स। अभी मैंने 3 लिख दी हैं। एक तो हमारी ये होम्योपैथी इन माइंड है, जो हमारी डॉक्टर एएस मान की, डॉक्टर भूपिंदर की, और हमारी लिखी हुई है, 20 साल पहले लिखी थी। आज भी इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये तीनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी में। दूसरी हमारी मार्वेलस सफायर है, जो 51 केस स्टडीज पे है। और तीसरी हमारी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज गाइड टू रूब्रिक्स। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बुक बहुत अप्रिशिएट की है। इसमें तकरीबन हमने 650 पेजेस है। इसमें सारे का सारा माइंड हमने एक्सप्लेन किया है, डॉक्टर शॉयंस का सिंथेसिस को लेकर, उनसे परमिशन लेकर हमने सारी की सारी टोटल माइंड को एक्सप्लेन किया है, हिंदी में एंड इंग्लिश में। तो आप इसको ले सकते हो। इट्स कॉस्ट 1299 है, इसके हम कोरियर चार्जेस वगैरह नहीं लेते। तो ये हमारी तीसरी नई बुक है, जो हमने अभी नवंबर में इसको पब्लिश किया है। सो अभी हम, अगर आपको, आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, जिसके भी किसी के मन में है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है मैडम। थैंक यू सर। रहा था आपने मेडिसिन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और साथ में सबसे बड़ा कितना कॉन्फिडेंस से आप बोल रही थी, तो इसे इंडिकेट करता है कि आपका डेप्थ क्या है। और तीनों बुक का जो रेफरेंस आपने दिया है, ये
लोग अगर लेना चाहे तो कहाँ मिलेगा इनको? सर कौन सा? ये बुक्स का मेरे से ही मिलेंगी, मेरा नंबर हर जगह पे होता है 9814630513, आपके उसमें चैनल में भी है। तो ओके मेरे ओके। से ये बुक्स हमने किसी शॉप पे नहीं दी हुई सर, अच्छा हम अच्छा, यहाँ ठीक पर है, ही बहुत बहुत हमारे बढ़िया। से ही ले सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो ये आपका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। जी थैंक मैं सुन रहा था बैठ करके। यू जी। और अभी कोई इंफॉर्मेशन तो लगता नहीं है, लेकिन आपने जो इतना अच्छा इसको अभी लिया, और मैं एक देखता हूँ कि व्हाट्सएप पर आपके डेली कुछ ना कुछ जी रूब्रिक्स आते रहते हैं। जी 100 डेज 100 ऐसे करके जी। आते रहते हैं, तो ये एक अच्छा ये है। और सर मैं एक बात बताऊंगी कि मैंने 1 जनवरी 2016 को पहला रूब्रिक पोस्ट किया था। अब 26 को 10 इयर्स मुझे हो जाएंगे। हर रोज सुबह मैं 8 बजे मैंने रूब्रिक डालना है, .8 8 बजे, और 10 साल होने वाले हैं। अभी मेरा 100 डेज 100 केसेस वाली सीरीज चल रही थी, अभी 100 डेज 100 मेडिसिन की सीरीज चल रही है, तो अभी मैं दोबारा से 100 केसेस वाली सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। या ये बहुत ही एनर्जी का काम है। आप बहुत एनर्जेटिक हैं, और बहुत ज्यादा इसमें आपने ये क्या सवाल कर रहे हैं, वो नंबर फोन नंबर पूछ रहे हैं। सो माय फोन नंबर इज 9814630513। आप मैडम मैडम टाइप कर दीजिए सर मेरे इधर चैट टाइप हो बॉक्स, जाएगा क्या? चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए मैडम। जी आप बोलिए, मैं टाइप करता हूँ। जी जी जी। 98 98 146 146 146 30 30 513 512। ये 13। हो गया। सर मेरे नाइन नाइन सारी एट जगह 9814630512। ओके, 13। तो मैं चैट बॉक्स में मैसेज दे दिया, जिनको भी इसको आप ले सकते हैं। हाँ उनसे मैडम से भी आप कांटेक्ट करके, और सर 512 लिखो गया, दिस इज 513 जो अभी नीचे आया स्क्रीन पे। वो दिस इज, तीनों है। हाँ वो आया था अभी स्क्रीन पे। 9814630513 है। फ्री चाहिए? हाँ 3 चाहिए, 2 नहीं है, 3 513। ओके, ये मैंने कर दिया। जी ये आ रहा, ठीक है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल यही वाला है। तो दूसरा वाला नंबर आप लोग देखिएगा, जो गलत, पहला वाला नंबर गलत है। हाँ दूसरा नंबर को आपका जी मैडम से अगर किताब की जरूरत हो या कोई और जी पूछना हो, बिल्कुल लेकिन मैडम के डिफरेंट ग्रुप्स में आप देखिएगा, डेली इनके रूब्रिक्स के एक्सप्लेनेशन आते हैं। जी मैं भी देखता रहता हूँ, काफी अच्छा लगता है। जी और आज आपके साथ में कोई सवाल भी ने नहीं किया, क्योंकि इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। जी एक एक लोगों ने कल्पना कुमारी ने कहा है, मीडिया इरप्शंस के लिए मैडम कुछ मेडिसिन, किस प्यूबर्टी किस गर्ल में जो है सो मिलिया इरप्शंस का है, मिलिया। आप वो चैट क्या है बॉक्स में इरप्शंस? आप अनम्यूट करके, जो भी डॉक्टर है अनम्यूट कल्पना करके जी, आप कल्पना बोल जी आप दीजिए कि कल्पना जी आप अनम्यूट करके आप बताइए। हाँ क्या प्रॉब्लम, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बोला आपने। हाँ, मुझे भी मिलिया नहीं समझ में आया। कल्पना जी, कल्पना जी को अलाउ करना पड़ेगा। कल्पना जी आप हैंड रेज कीजिए। कल्पना जी आप हैंड रेज कीजिए, तो उसके आपका हम लोग नहीं तो दोबारा लिख के भेजें कि हाँ, कल्पना जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, आप बात कीजिए। कल्पना जी आप बोल सकती हैं। जी सर, मिलिया इरप्शन के बारे में पूछ रहे थे, वो जो प्यूबर्टी गर्ल है। कौन सी इरप्शन हमें समझ नहीं आ रही, कहाँ किस इरप्शन की बात कर रहे हैं? छोटा छोटा इरप्शन होता है फेस पे, अच्छा वो हार्ड होता है, मतलब सॉफ्ट नहीं होता है, हल्का हार्ड हाँ होता है, छोटा हाँ। छोटा। जो प्यूबर्टी में यहाँ फोरहेड पे हो जाता है बहुत ज्यादा। फोरहेड पे या चीक पे कभी जी कभी आता है। हाँ। हम तो
हम किसी भी स्पेसिफिक एज मेडिसिन को यूज नहीं करते। हम तो तकरीबन पूरी साइकी लेके, पूरा सिम्टम्स लेके ही मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर ये ठीक हो जाता है, और जस्ट 1-2 बारी में ही बच्चे का ठीक हो जाता है। जी, अभी किसी ने पूछा था कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम वैसे होम्यो हीलिंग्स है, उसके स्पेलिंग गलत हो जाते हैं सबसे, तो आप यूट्यूब पे सिर्फ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह टाइप करो, तो 650 वीडियोस है रिगार्डिंग होम्योपैथी, जिसमें बहुत सारी मेरी रेयर मेडिसिन हैं, जिसमें बहुत सारी मेरी केसेस हैं, और ढेर सारा मटेरियल है। रूब्रिक्स 300 के करीब मैंने रूब्रिक्स एक्सप्लेन किए हैं यूट्यूब पे, तो डॉक्टर नीलम अवतार सिंह लिखो और थैंक यू मेरा मैडम। चैनल आ जाएगा। थैंक यू मैडम, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन है, जी और आप फिर आइए, मैं फिर आपसे बात करके एक जी, अगला थैंक यू। आपसे लूंगा। जी जी, और डेफिनेटली। इसके साथ में हम लोग का सेशन का समय समाप्त हो रहा है। जी आपको बहुत धन्यवाद, और जी सभी जी जी, थैंक पार्टिसिपेंट्स यू। को भी धन्यवाद। और नाउ मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं विथ एंड हैंड ओवर टू डॉक्टर हुबर्ट फॉर हिज इंग्लिश सेशन। So over to you, Dr. Hubert, for your English session. Now you can start.